चलिए आज का टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित स्ट्रेट वायर के नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो उसके लिए आपके पास एक इनफाइनाइट यानी अनंत लंबाई का एक चार्ज्ड वायर है। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि ये जो अनंत लंबाई का वायर है इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, या इसको दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या है, लैम्डा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक एल लंबाई का या एच लंबाई का कोई एक वायर है और उस पे यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हम कह सकते हैं कि उस वायर के पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो रेखीय आवेश घनत्व को किससे दिखाया जाता है, लैम्डा से, और हम इसे कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम इसे लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, Q, यानी चार्ज पर, और लेंथ अपने पास आ गई L। तो अगर किसी भी वायर के लिए अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं Q/L। तो अभी हमारे पास जो ये अनंत लंबाई का एक वायर है, हमको क्या करना है, इससे R पॉइंट पे, तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि R पॉइंट पे कोई R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्योंकि अभी हम इसको गॉसेस लॉ से करने वाले हैं तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि इसके चारों ओर इस जो स्ट्रेट वायर है इसके लिए हम एज्यूम कर सकते हैं, या सबसे पहले हम गॉसेस सरफेस को हम ड्रॉ करेंगे। और वो गॉसेस जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, एक बेलनाकार गॉसियन सरफेस होगा। तो हम उसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये अपना आर रेडियस का गॉसियन सरफेस है। अब आपको इस पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मान लीजिए इस बेलन की, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो h है, ओके, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है। अब इसके पास एक बेलन में अपने पास दो सरफेस हैं, एक तो ये वाली सरफेस है, ओके, और एक अपने पास ये वाली सरफेस है, ठीक है। तो ये जो आपको सरफेस दिख रहा है इनको हम इनके नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट। तो इस तरीके की जो सर्कुलर या प्लेन कैप हम कह सकते हैं, है ना, ये अपने पास फर्स्ट, ये सेकंड, और जो ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, ये अपने पास तीसरी सरफेस हो गई। तो आपके पास बेलन के लिए आपको इन तीन पॉइंट्स पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगा वो इसके कारण प्लस इसके कारण एंड देन थर्ड वाली सरफेस के कारण मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो अपना गॉसियन पृष्ठ हो चुका है, गॉसियन सरफेस हो चुका है। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे देखें। इस वाली फर्स्ट वाली सरफेस के लिए जो जो ये वृत्ताकार पृष्ठ है ना, सर्कुलर डिस्क कह सकते हैं आप इसको, इस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ के लिए होगा, अगर इसका एक छोटा सा एलिमेंट अगर आप लेंगे तो इसका एरिया वेक्टर होगा इधर के लिए। चार्जेस क्योंकि इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो चार्जेस की डायरेक्शन इस तरीके से आउटवर्ड होगी बाहर की ओर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से आएगी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सिमिलर यहाँ पे होगा,
हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये डी ए बाहर की ओर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चार्ज के कारण है तो ये इस तरीके से बाहर की ओर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है। अगेन यहाँ पे भी सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और जो थर्ड वाली सरफेस है, यहाँ पे अगर आपने कोई एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में होंगी, और जो एरिया वेक्टर है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से होंगी। तो इस तरीके से अभी हमको जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है या फ्लक्स जो लिखना है, तो अभी हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लिख सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई किसके सरफेस के कारण हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं, ई डॉट डी ए। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली सरफेस के कारण है, प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और ये सेकेंड वाली सरफेस के कारण है, इस वाली, एंड थर्ड के लिए हम क्या लिख लेंगे, 3 ई डॉट डी ए। तो जो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलने वाला है इस पूरे सिलेंडर से आर डिस्टेंस पे, वो इन तीनों सरफेसेस के 1, 2 एंड 3 के जो सरफेसेस से जो फ्लक्स है उनके सम के उससे मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं, तो हम सबसे पहले फ्लक्स पहले वाले सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा उसको हम चेक कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, एंड ये हो जाएगा ई डी ए। अभी हम जानते हैं यहाँ पे जो ई और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री। तो इसको हम कह सकते हैं फ्लक्स ऑफ वन सरफेस। ठीक है ना, तो कॉस 90 होता है अपने पास 0, तो टोटल फ्लक्स जो कहाँ से जाएगा, सरफेस, इस वाली सरफेस से होके गुजरेगा, वो कितना होगा, 0। सिमिलरली आप 2 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली फाई 2 भी क्या आएगा हमारे पास, 0। क्यों होगा 0, बिकॉज यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो अगेन कॉस 90, अगेन 0। फाई 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 ई डी ए कॉस। अभी आप देखिए इस 3 के लिए ये दोनों पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल। इट मीन्स यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे हम कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो 3 के लिए जो अपने पास फ्लक्स निकलेगा वो ई डी ए। अभी देखिए क्योंकि ये सिमेट्री है, यहाँ पे सिमेट्री केस है, तो इस आर रेडियस का जो ये वाला सरफेस है इसके हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि सारे आर डिस्टेंस पे ही हैं या इस ओर, ये हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो यूनिफॉर्म होने के कारण हम ई को बाहर ले सकते हैं और अंदर हमारे पास बच गया डी ए। ये थर्ड वाला केस है। तो अब हमारे पास जो नेट फ्लक्स है फाई, ये है ई एंड इंटीग्रेशन डी ए, और ये इंटीग्रेशन किसके कारण है, ये थर्ड वाले के कारण। ओके,
हम जानते हैं एरिया क्या होता है। एक सिलेंडर का जो एरिया होता है, अभी हम उसको पहले यहाँ पे लिख लें। एरिया ऑफ सिलेंडर, तो एरिया क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई रेडियस यानी r, और जो उसकी हाइट होती है दैट इज़ h। तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो हाइट है वो हमने कितनी कंसिडर की है, h। तो हम यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं। तो ये जो अपने पास इंटीग्रेशन दिए है, ये इस पूरे सिलेंडर के छोटे छोटे इस तरीके से एरिया एलिमेंट को अगर हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है, 2 पाई r h। ओके, तो अपने पास जो फाई का वैल्यू आया फाइनली वो आया है e और 2 पाई r h। अभी हम गॉस के लॉ को यहाँ पे हम जानते हैं गॉसेस लॉ से, फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई जिसे कहते हैं, इसे भी आप ई लिख सकते हैं, वो क्या होता है, जो चार्ज इनक्लोज्ड होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाई का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, यहाँ से फाई का वैल्यू है अपने पास E इंटू 2 पाई आर एच, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास है Q एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ओके, तो अभी हम इसको यहाँ पे एच इट इज़ लिखते हैं E, और हम इसको इस पूरे टर्म्स को राइट हैंड साइड पे अगर हम लेके जाएं तो ये बन जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर एच। क्या बन जाएगा, आर एच। अभी हम जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे शुरुआत में हमने बात की थी कि इस पूरी रॉड के पास, वायर के पास, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, और उसको हम लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो अगर हम इसको लैम्डा के टर्म्स में लिखें तो क्यू का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा एल, और एल अभी यहाँ पे कितना है अपने पास, यहाँ पे भी जो हाइट हमने ली है वो है h। तो हम यहाँ पे q की जगह अगर लैम्डा h को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी इस तरीके से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अगर हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखें तो अगर आप इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर भी आप इसको 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इक्वेशन अपने पास इस तरीके से आ जाएगी। तो किसी भी इनफाइनाइट स्टेट लॉन्ग वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका इक्वेशन आएगा अपने पास इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, एंड यूनिट वेक्टर हम ले सकते हैं यहाँ पे आर कैप। तो जो आर कैप की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो आर की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो आर की डायरेक्शन में हम कह सकते हैं ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ओके, डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रेडियली क्या है, बाहर की ओर है।
तो हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ रेडियली आउटवर्ड। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं जो ई की डायरेक्शन है वो रेडियस की डायरेक्शन में ही कहाँ की ओर है, बाहर की ओर। तो यूनिट वेक्टर जो अपने पास है आर कैप, उसकी डायरेक्शन भी इस तरीके से बाहर की ओर होगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है इस रिलेशन में, अगर एक पॉइंट चार्ज के कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल। ये एक पॉइंट चार्ज के लिए रिलेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरीके से मिलता है पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन है वो इस तरीके से है, ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी डिस्टेंस की एक सिंगल पावर के लिए है और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो यानी अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो हमारे पास ये इस तरीके से आएगा। अगर ई और आर का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, ई एंड दिस इज़ आर, तो ई के बढ़ने के साथ साथ आर के बढ़ने के साथ साथ ई क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वैल्यू कम होता जाएगा। इस वायर से आप जितनी दूरी जाएंगे यानी आर जैसी इंक्रीज होगा वैसे ही ई का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये एक डेरिवेशन था जो हमने इनफाइनाइट वायर के लिए किया था, किसी पॉइंट आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।